चलिए स्टार्ट करते हैं अब मोशन इन प्लेन। मोशन प्लेन की आपने वीडियो थ्योरी वाली देख ली हो तभी इस पे आना, क्योंकि वहां मैंने कंसेप्ट डिस्कस कर दिए, सारे फॉर्मूले सारे ट्रिक डिस्कस कर दिए। आज हम उसके करने वाले हैं PYQ। बुलेट ट्रेन बैच चल रहा है जिसमें आपको दो दो वीडियो हर चैप्टर की मिल रही है, एक मिल रही है उस चैप्टर की ओवरव्यू फॉर्मूले ट्रिक्स और एक मिल रही है PYQ। तो आज है मोशन इन प्लेन। इससे पहले मोशन स्ट्रेट लाइन हो चुका है, यूनिट डायमेंशन हो चुका है। मोशन इन प्लेन क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। 2024 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो आराम से। पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन सर्कुलर पाथ मेंटेन्स। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे स्पीड अपनी यूनिफॉर्म रख रहा है तो क्या होता है, आपको यह बताना है। पहले तो आप ये सुनो, अगर कोई सर्कुलर पाथ में है पार्टिकल तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म होने का मतलब यह नहीं है कि उसकी वेलोसिटी सेम रहे। अगर वो अपनी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड मेंटेन रख रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड हर जगह 5 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन अगर आप नोटिस करो उसकी डायरेक्शन तो बदल रही है हर पॉइंट पे, और वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड करती है डायरेक्शन पर भी। यहां मैग्नीट्यूड तो चलो 5 है, लेकिन डायरेक्शन बदल रही है, इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। और एक्सेलरेशन भी वेक्टर होता है। अगर एक्सेलरेशन वेक्टर है तो उसकी भी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन भी वेरी कर रहा होगा। फोर्थ ऑप्शन, वेराइंग वेलोसिटी एंड वेराइंग एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी वेरी कर रही होगी डायरेक्शन की वजह से और एक्सेलरेशन भी वेरी कर रहा होगा डायरेक्शन की वजह से। अगला क्वेश्चन, बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम गन एट स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड इन डायरेक्शन 30 डिग्री अबव हॉरिजॉन्टल, मैक्सिमम हाइट निकालनी है। यानी आपने बुलेट को 30 डिग्री के एंगल पे फेंका है, चलाया है, और कितनी वेलोसिटी से चलाया है, 280 मीटर पर सेकेंड से चलाया है। आपसे पूछा गया है, 2023 में ये क्वेश्चन आया था, आपसे हाइट पूछी गई है। प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन, हाइट का डायरेक्ट फॉर्मूला पिछली वीडियो में रिवाइज करवा चुका हूं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो u है अपने पास 280, तो 280 का स्क्वायर कर दिया मैंने। साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो साइन स्क्वायर 30 हाफ दो बार लिख दिया। 2 इंटू जी की वैल्यू उसने लेने को कहा है 9.8, मैंने 9.8 लिख दिया। अब देखते रहिए, 2 से मैंने इसे कट किया 140 आ गया, 2 से मैंने इसे कट किया 140 आ गया। पॉइंट हटते ही एक जीरो मैंने ऊपर प्लेस कर दी। उसके बाद मैंने 2 से इसे कट किया तो हमारे पास ये आ गया 70। अब मैं 7 से 98 को काट रहा हूं, ये 10 बचा, और जब 98 काटेंगे तो 7 बन जा 7, 2 बचते ही 7 चौक 28। 14 से 140 को काटा, 10 आ गया, 1 2 3 यानी 3 जीरो लगा दूं तो हमारे पास 1000 मीटर आंसर आ गया। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, मैंने सिर्फ प्रोजेक्टाइल में जो फॉर्मूला रिवाइज कराया था उस फॉर्मूले को डायरेक्ट चिपका दिया यहां पे। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन थोड़ा जल्दी प्रैक्टिस कीजिए और एक काम जरूर किया कर, आप मुझसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करके लिख दिया करो कमेंट में आंसर और अपना नाम, जिससे मुझे पता लगता रहे कि कौन मुझसे पहले ही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है। लेकिन इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख लिया करो, क्वेश्चन से पहले वाली वीडियो, तभी फॉर्मूले रिकॉल्ड रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ वर्टिकल। भैया ध्यान देना, एंगल वर्टिकल के साथ दिया है, यानी 60 डिग्री एंगल आपने वर्टिकल के साथ लिया है और हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल के साथ लेना होता है एंगल। यानी हमारे लिए एंगल कितना काम का है, 30 डिग्री। ये 60 डिग्री हमारे काम का नहीं है। वेलोसिटी 10 दी है, इट्स स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे इस जगह
आपको इसकी स्पीड बतानी है। मैंने पिछली वीडियो में रिवाइज कराया था, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की होती है u cos थीटा। तो u की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, ये रही। cos 30 यूज करने वाले हैं हम। cos 30 अपने पास होता है √3/2, 5√3 आंसर आ गया सिंपल। यानी पिछली वीडियो में मैंने डायरेक्ट रिवाइज करा दिया था कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी होती है u cos थीटा। चलिए अगला क्वेश्चन, एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम इन 16 सेकेंड। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जिन लोगों ने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी है उन्हें तो इनका आंसर भी याद होगा, 4 पाई। ठीक है, जल्दी से देखते हैं क्या कह रहा है। वो कह रहा है एक फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील जिसकी एंगुलर स्पीड 1200 आरपीएम, आरपीएम राउंड पर मिनट। राउंड पर मिनट हमें नहीं चाहिए होता, हमें राउंड पर सेकंड चाहिए होता है, आरपीएस। तो राउंड पर मिनट से अगर राउंड पर सेकंड निकालना हो तो राउंड पर मिनट को 60 से डिवाइड करते हैं, तब जाके हमारे पास बनता है आरपीएस। राउंड पर मिनट को हम डिवाइड करते हैं 60 से, तब जाके बनता है आरपीएस। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इनिशियल आपके पास, और एक और चीज, राउंड पर मिनट, टर्न पर मिनट, सर्कल पर मिनट, राउंड पर मिनट, ये सब रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, ये सब फ्रीक्वेंसी होती है। इनिशियल फ्रीक्वेंसी है 1200 आरपीएम। आरपीएम को आरपीएस राउंड पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मैंने डिवाइड कर दिया, ये बन गया। और 3120 आरपीएम ये है, 3120 को भी 60 से डिवाइड कर दिया, आरपीएस बन गया। 6 5 जा 30 और 6 2 जा 12, 52 आरपीएस आ गया। अब मेरे पास न्यू नॉट और न्यू पता है, आपको एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा निकालना है। टाइम गिवन है 16 सेकेंड। आपको पिछली वीडियो में मैंने न्यूटन की इक्वेशंस के एंगुलर रूप रिवाइज करा दिए थे, एंगुलर फॉर्मेशन, यानी जो v इज इक्वल्स टू u प्लस at होती है उसका एंगुलर रूप मैंने रिवाइज कराया था पिछली वीडियो में। हमें ओमेगा गिवन नहीं है लेकिन न्यू गिवन है, तो 2 पाई न्यू, ओमेगा नॉट को 2 पाई न्यू नॉट प्लस एल्फा टी, 2 पाई न्यू, न्यू कितना है अपने पास 52 इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू नॉट अपने पास है 20, एल्फा निकालना है, टाइम है 16, 104 पाई, फिर यहां आ गया 40 पाई प्लस 16 एल्फा, ये बच गया 64 पाई इज इक्वल्स टू 16 एल्फा। ये 16 चौके 64, एल्फा आ गया 4 पाई, क्योंकि एनसीईआरटी का पुराना क्वेश्चन है, ये सॉल्व एग्जाम्पल है, इसलिए बच्चों को पहले से ही याद रहता है कि इसका आंसर 4 पाई आएगा। 2022 वालों की तो मौज आ गई थी भाई, क्या क्वेश्चन छपा, डायरेक्ट लगा दिया होगा बिना सॉल्व करे एनसीईआरटी की वैल्यू। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, कार ने रेस्ट से चलना स्टार्ट किया है, ये रही अपनी कार, इसने रेस्ट से चलना स्टार्ट किया और ये चलती रही कॉन्टिन्यूअसली 4 सेकेंड तक। अब जब 4 सेकेंड तक कॉन्टिन्यूअसली चलती गई तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेट करते हुए जा रही है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी चेंज हो गई होगी। आप सब समझदार हो, v इज इक्वल्स टू u प्लस at से आपने इसकी फाइनल वेलोसिटी बना ली। एक्सेलरेशन कितना है यहां पे 5 और कितने टाइम तक चली है वो 4 सेकेंड तक, यानी इस समय इसकी वेलोसिटी 20 है। अब एक बंदे ने बॉल ड्रॉप कर दी इस कार की विंडो से, इस कार की विंडो से बॉल ड्रॉप कर दी है 4 सेकेंड पे, ठीक है। जब गाड़ी चल रही थी 20 की रफ्तार से, उस समय बॉल ड्रॉप करी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉल की भी रफ्तार कितनी होगी 20, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉल की रफ्तार भी कितनी होगी इस समय 20, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपसे कह रहा है
6 सेकंड बाद वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कितना होगा? यानी 4 सेकंड पे मैंने बॉल को ड्रॉप किया और 6 सेकंड बाद आप मुझसे पूछ रहे हो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तो 4 सेकंड से 6 सेकंड तक जाने में कितना टाइम लगा? 2 सेकंड। तो इसका मतलब इसने प्रोजेक्टाइल बनाया। किसने प्रोजेक्टाइल बनाया? बॉल ने। वन डायमेंशन प्रोजेक्टाइल बनाया, जो वीडियो में रिवाइज कराया था। तो वेलोसिटी पूछ रहे हैं, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में रिवाइज करा दिया था। ये फॉर्मूला रहता है वन डायमेंशन में वेलोसिटी का। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20 का स्क्वायर, जी की वैल्यू 10 ले लिया मैंने जी की वैल्यू, और टाइम कितना लेना है? 2 सेकेंड, क्योंकि 4 सेकेंड से 6 सेकेंड तक जाने में टाइम लगा है 2 सेकेंड। तो हमारे पास ये बन गया 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, दैट इज 20√2। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी है 20√2। भैया इसे हटा दो, इसे हटा दो, वेलोसिटी 20√2। वेलोसिटी आ गई आपके पास कितनी? 20√2। अब आपको बताना है एक्सेलरेशन। हमें पता है प्रोजेक्टाइल में एक ही एक्सेलरेशन काम करता है, वो भी वर्टिकल में, और वो भी कितना होता है एक्सेलरेशन? जी के बराबर, दैट मींस 10। तो हमारा आंसर यहां पे हो गया 20√2 और 10। ये तो नहीं है, ये वाला हमारा आंसर है। अगर कोई मुझसे पूछता प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना होगा, सर जी वीडियो देखिए ना जाके, बता रहे हैं वहां हॉरिजॉन्टल में नहीं ना होता है एक्सेलरेशन, सिर्फ किस में होवत रहा? वर्टिकल में। हां जी, वर्टिकल में होता है एक्सेलरेशन। तो आंसर आ गया 20√2 और 10। चलिए आगे चलते हैं, क्या डिमांड कर रहा है ये क्वेश्चन? पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r with a uniform speed takes time t to complete one revolution। एक पार्टिकल है जो सर्कल में घूम रहा है और वो एक चक्कर कंप्लीट करने में टाइम लेता है t। इसका मतलब उस पार्टिकल की वेलोसिटी है, आप लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक चक्कर का डिस्टेंस होता है 2πr और टाइम कितना हो गया उसका? t। आगे क्या कह रहा है? If this particle were projected with same speed at an angle theta to the horizontal, सेम पार्टिकल जिसकी स्पीड ये है, इसी स्पीड से आपने पार्टिकल को थीटा एंगल पर लॉन्च कर दिया है। हां जी, थीटा एंगल पर सेम पार्टिकल को वी रफ्तार से लॉन्च कर दिया है। तो आपसे पूछा गया, आपसे कहा गया है कि मैक्सिमम हाइट उसने अटेन करी है 4r। देखो ये लिखा, मैक्सिमम हाइट अटेन करी है 4r। आपसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी थीटा पूछा है। भैया हाइट दिया है तो मैं हाइट का ही फॉर्मूला लगा दूं। हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। हाइट की जगह मैंने लिख दिया 4r और u की जगह मैं पुट कर रहा हूं v, जो है 2πr अपॉन t। u की जगह 2πr अपॉन t, इसका होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जल्दी से सॉल्व करते हैं। 4r, 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। एक r से एक r गया, 4 से 4 गया, 2g ऊपर आया, t स्क्वायर भी ऊपर आया, नीचे पाई स्क्वायर r आ गया और इस तरफ बच गया साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाऊंगा तो इस तरफ क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। तो हमारे पास थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स रूट 2gt स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r। जल्दी से ऑप्शन ढूंढते हैं। पहले तो कॉस इनवर्स वालों को तो हटा दो, साइन इनवर्स वालों में चेक करो पाई स्क्वायर r, नहीं पाई स्क्वायर r तो यहां नहीं है। ये वाला चेक करो 2gt स्क्वायर, 2gt स्क्वायर पाई स्क्वायर r, पाई स्क्वायर r रूट के अंदर है क्योंकि पावर लगी हुई है हाफ। ये हमारा ऑप्शन हो गया। भैया घबराए मत करो यार, क्वेश्चन से पहले वो वीडियो देख ले करो जहां फॉर्मूले याद है, नीट क्लियर हो रहा है। फॉर्मूले नहीं याद तो नीट क्लियर नहीं हो रहा है, किसी और का हो रहा है फिर जिसे फॉर्मूले याद है। अगर हमें क्लियर करना है तो हमें फॉर्मूले वीडियो देखनी पड़ेगी, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दैट्स इट। और कुछ नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। नीट चाहता है मेहनत और जेई चाहता है स्मार्ट दिमाग, दोनों में अंतर है।
जेई में दिमाग लगाना होता है ज्यादा, नीट में मेहनत ज्यादा चाहिए होती है, यानी प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए होती है, आपको याद रखने की एबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, फॉर्मूला ये सब, अगर आपको कंसेप्ट याद है, क्योंकि वहां एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए नीट में। जेई में आपके पास ऑप्शन है, आप क्वेश्चन एक आध छोड़ सकते हैं, उसमें चल जाएगा, लेकिन यहां आपके पास ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन इन द सेंस ऑप्शन नहीं है जेई में, लेकिन आपके पास क्या है कि अगर आप एक दो अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब भी आपकी परसेंटाइल मेंटेन हो जाएगी, बट यहां ऐसा खेल नहीं है, बहुत कंपटीशन आ गया भैया। ठीक है भैया, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन 2019 में आया हुआ। दो बुलेट फायर करी है हॉरिजॉन्टली साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम में दो बुलेट्स आपने फायर करी है टुवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की तरफ, फ्रॉम रूफ ऑफ टॉप्स ऑफ टू बिल्डिंग 100 मीटर हाई। दो बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग की हाइट अपने पास कितनी है 100 मीटर। ध्यान दीजिए, एक बिल्डिंग ये है, एक बिल्डिंग ये है। ये लो मल्टी स्टोरी बना देता हूं, थोड़ा सा डिजाइनर वर्क, डिजाइनर डिजाइनर, ये लो, नहीं हनी सिंह वाला नहीं, लेकिन सही। 100 मीटर हाइट है इन दोनों बिल्डिंग्स की, और क्या होवत रहा है आगे भैया, इनके बीच की दूरी 100 मीटर अपार्ट है भैया ये, और हाइट कितनी है 200 मीटर। हाइट 200 मीटर है दोनों की, 100 मीटर अपार्ट है ये दोनों। दोनों को सेम वेलोसिटी से गोलियों को चला दिया है आपने 25 मीटर पर सेकेंड से। आपसे कह रहा है व्हेन एंड वेयर द टू बॉल्स कोलाइड, कब और कहां दोनों ये बुलेट्स कोलाइड करेंगी। अब ये तो ऑब्वियस है कि जब 200-200 मीटर की दोनों बिल्डिंग्स की हाइट है, सेम वेलोसिटी से आपने इन्हें चलाया है, तो ये बात तो ऑब्वियस है कि बिल्कुल बीचों बीच ये टकराएंगी। कहां टकराएंगी ये बिल्कुल बीचों बीच टकराएंगी ये दोनों बुलेट्स। इन बुलेट्स का जो टकराना रहेगा वो बिल्कुल बीचों बीच रहेगा, यानी मैं ये कह रहा हूं कि ये 50 मीटर पे बुलेट्स टकराएंगी। कहां पे टकराएंगी 50 मीटर पे ये बुलेट टकराएंगे। भैया थोड़ा चल जाया करो, नीला वीला भी जब चला रहे हैं तो चल जाओ, थोड़ा सा क्लमजी नहीं होगा। 50 मीटर पे ये दोनों बुलेट्स टकराएंगी, यानी मुझे रेंज पता लग गया 50। अब उसने पूछा है कितनी हाइट पे ये टकरा रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं प्रोजेक्टाइल लगाकर ये वाली हाइट निकाल लूं तो 200 में से ये हाइट माइनस करके मुझे पता लग जाएगा। तो हाइट का फॉर्मूला वन डायमेंशन प्रोजेक्टाइल, रेंज गिवन है तो मैं रेंज का फॉर्मूला जानता हूं u√2h/g, है ना, u√2h/g। तो रेंज अपने पास है 50, u कितना गिवन है भैया 25, 2h हाइट अपने को पता नहीं है, निकालनी है, g है 10, 25 टू 50, स्क्वायरिंग बोथ साइड 4 आ गया, 2h/10 आ गया, इसे काटा इससे, हाइट आ गया 20, लेकिन ये हाइट आई है ऊपर से 20, तो नीचे से कितनी होगी, नीचे से होगी 200 माइनस 20, दैट इज 180। 180 कितने ऑप्शन में है 180 आपके पास एक ऑप्शन में है, तो टाइम निकालने की मुझे जरूरत नहीं है। ये हाइट वाला ये गया, ये गया, और ये कह रहा है नॉट कोलाइड, ये गया। लेकिन अगर आप टाइम भी निकालना चाहते हैं तो भी आप टाइम भी निकाल दीजिए। टाइम होता है अपने पास, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए, √2h/g। h आपने कितना निकाला था 20, और g की वैल्यू आ गई 10, 2 2 जा 4, रूट से बाहर आके 2 आ गया। दैट मीन्स बिल्कुल एग्जैक्टली क्वेश्चन सही हो गया। भैया नीट में तो फॉर्मूला का खेल है। हाँ जी, फॉर्मूले आपसे ही कह रहे हैं सर, सीधे बैठिए, सीधे बैठिए क्लास की तरह, फॉर्मूले करते रहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, फॉर्मूले करेंगे बढ़िया रहेगा। ठीक है, थकना नहीं है, थको मत। अभी तो भैया एक बार सिलेक्शन हो गया, लाइफ बिल्कुल सेट है, अच्छा कॉलेज मिल जाए, लाइफ सेट है। अगर नॉर्मली ऐसे ही करना चाह रहे हो टाइम पास, फिर क्या फायदा है यार ऐसे जीने का। ढंग से करो, याद करो 11th में तुमने क्या सोच के पीसीबी ली थी, क्या सोच के आपने एडमिशन लिया था। अरे भैया गजब, मेरी तो बीच की सारी बातें निकल गई। नीट 2016 का आया हुआ एक बेहतरीन सा क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या डिमांड कर रहा है, क्या हमसे कह रहा है, सीखते हैं फटाफट। ठीक है, देखो कह रहा है इन द गिवन फिगर a इज इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
ए दैट मींस इसकी बात हो रही है। 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिप्रेजेंट द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 मीटर एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, द स्पीड ऑफ पार्टिकल। ओफो, ए दे रखा है, नेट एक्सेलरेशन दे रखा है, सर्कल वाले केस में नेट एक्सेलरेशन हमारे पास दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, नेट एक्सेलरेशन हमारे पास दे रखा है ए दे रखा है 15, ये नेट एक्सेलरेशन है, और आपके पास ये एंगल दे रखा है 30। तो भैया मैं ए का एक कंपोनेंट ये वाला ले लूं, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्योंकि जो हमेशा सेंटर की तरफ होता है, टुवर्ड सेंटर, वीडियो में रिवाइज कराया पिछली में, कि जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होता है वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर इस 15 का एक कंपोनेंट ले लूं तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, कॉस थीटा। एंगल के साथ वाला कंपोनेंट होता है कॉस थीटा। तो अपने पास आ गया 15 कॉस 30, कॉस 30 इज √3/2, 7.5 √3 मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया। सिंपल, कंपोनेंट तोड़ते ही मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया सेंट्रीपिटल। क्या कह रहे हो, वेलोसिटी निकालना बड़ा काम नहीं है भैया, बड़ा जरूर नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन बड़ी घातक है इस क्वेश्चन की। v²/r, एक्सेलरेशन की जगह मैंने रख दिया 7.5 √3, वेलोसिटी निकालनी है, रेडियस गिवन था मुझे 2.5 मीटर, शिफ्ट करता हूं से इस तरफ लेफ्ट साइड, 7.5 √3 इंटू 2.5 इज इक्वल्स टू v², v की वैल्यू आ गई 7.5, 2.5 √3। अब क्वेश्चन उठता भैया ये कैसे सॉल्व होगा, भैया थोड़ा सा स्मार्ट वर्क लेना पड़ेगा। 7.5 को मैं लिख सकता हूं 2.5 इंटू 3 लिख सकता हूं ना, 25 3 से 75। इसके बाद 2.5 इंटू √3, 2.5 दो बार है, रूट से बाहर आ गया, अंदर रह गया 3 √3। क्या कह रहे हो, ये सॉल्व नहीं होगा, होगा। 3 √3 को मैं लिख सकता हूं 1.732, लेकिन मैंने 1.7 लिख दिया, 17 × 51, यानी 2.5 अपने पास 5.1 ये आ गया। अब 5.1 लगभग किसका बैठेगा, 2 दूनी तो 4 होते हैं और 3 × 9 होते हैं, 5.1 2, ठीक है, और इसके 3 के बीच का बैठ रहा है, तो हमारे पास 2 पॉइंट समथिंग ये बाहर आ जाएगा, तो 2.5 इंटू 2 पॉइंट समथिंग ये बाहर आ गया। तो अब आपको साफ पता लग रहा है 2 पॉइंट समथिंग बाहर आया है, तो 5 जो ये कैलकुलेट करके आता है वो 5.7 मीटर पर सेकेंड आंसर आता है। 5.7 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आता है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, कैलकुलेशन ऐसी मुश्किल थी जिसकी वजह से बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते हैं। क्वेश्चन की जान नहीं थी कुछ भी, ये ए दे रखा था, इसका एक कंपोनेंट तोड़ लिया मैंने जो इस तरफ था 15 cos 30, और जो भी कंपोनेंट एक्सेलरेशन का सेंटर की तरफ होता है उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r। क्वेश्चन सॉल्व। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरे भैया बड़ा सही क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप जानते हो इस क्वेश्चन को, मैंने ट्रिक में भी रिवाइज कराया है। अगर दो वेक्टर का सम और उनका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बराबर है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स a प्लस बी बराबर है a माइनस बी के, तो उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में रिवाइज करा दी है ट्रिक, 90 डिग्री होता है। डायरेक्ट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया, नीट 2016 में आया हुआ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। मतलब बच्चे क्या करते हैं, इसकी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है ना, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं भैया करना क्या है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, r इज इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी एक्स, एक्स के ऊपर कैप है, मतलब जैसे आप आई कैप जे कैप लेते हो वैसे, और साइन ओमेगा टी वाई कैप। मैं इसे यहां क्वेश्चन में वेलोसिटी की बात हो रही है, एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालने वाला हूं, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन। इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं,
कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, फिर साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, लेकिन जो टी के साथ लिखा होता है वो भी तो आगे आता है। तो यहां पे टी के साथ लिखा है ओमेगा, तो ओमेगा आगे मल्टीप्लाई में आ गया। अब इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन बन जाएगा माइनस ओमेगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, और टी के साथ जो लिखा है ओमेगा वो फिर से आगे आएगा, तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। तो यहां पे माइनस लगा देता हूं, मैं थोड़ा सा माइनस लगा देता हूं, माइनस साइन ओमेगा टी वाई कैप, टी के साथ जो लिखा हुआ है वो ओमेगा दोबारे आगे आ गया। अब आप ध्यान दो, साइन और कॉस में क्या रिलेशन होता है? साइन और कॉस में हमेशा 90 डिग्री का रिलेशन होता है। साइन और कॉस में हमेशा 90 डिग्री का रिलेशन होता है। उस हिसाब से आप देखो, पोजीशन कॉस है, वेलोसिटी किसमें है? साइन में। पोजीशन साइन है, वेलोसिटी किसमें है? कॉस में। कॉस की जगह साइन, साइन की जगह कॉस, इसका मतलब आर और वी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। फिर आप एक्सेलरेशन में ध्यान दो, एक्सेलरेशन में नेगेटिव साइन आ रहा है, तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो इसका मतलब मेरे पास जो बचेगा, नेगेटिव होने का मतलब एक्सेलरेशन टुवर्ड्स ओरिजिन है। नेगेटिव होने का मतलब एक्सेलरेशन किस तरफ है? ओरिजिन की तरफ। तो मेरा आंसर आ गया, वेलोसिटी परपेंडिकुलर है आर के और एक्सेलरेशन ओरिजिन की तरफ है, क्योंकि मैंने दोनों नेगेटिव को कॉमन ले लिया। दोनों नेगेटिव कॉमन आने का मतलब जो एक्सेलरेशन सपोज करो मेरा 4 आ रहा था तो इस तरफ था, और अब एक्सेलरेशन -4 आ रहा है तो इस तरफ, माइनस आने की वजह से वो ये चला गया। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अपने आप रिपीट करना भैया इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया है, खाली देखकर मत छोड़ देना, नहीं तो वहां भी छूटने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अपने पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये दोनों ऑर्थोगोनल हैं, तो आपको स्मॉल टी की वैल्यू निकालनी है। लास्ट वीडियो में बताया मैंने, ऑर्थोगोनल को परपेंडिकुलर ही बोलते हैं, और जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? पहले आप a डॉट बी निकालें और उसे 0 के बराबर रख दें। अब a और b, i वाले डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ा था, i वाला i के साथ मल्टीप्लाई होता है, j वाला j के साथ। तो हमारे पास आ गया cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी बाई 2 प्लस साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी बाई 2। ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ गया, और ये डॉट प्रोडक्ट होता कितना है? 0 होता है। ये डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0। कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है? कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का। मैथ्स में थोड़ा सा क्या कह रहे हो, नीट वाले हैं, मैथ्स की बातें कर रहे हो? नहीं नहीं, थोड़ी थोड़ी तो चला लो यार। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2, तो ओमेगा टी बाई 2 बचेगा, इसमें से माइनस होके इज इक्वल्स टू 0। तो कॉस 0 कब आता है? कॉस 0 तब आता है जब उसका एंगल 90 डिग्री हो, यानी ओमेगा टी बाई 2 90 के बराबर होगा पाई बाय 2 के। 2 से 2 कैंसिल, टी की वैल्यू आ गई पाई बाय ओमेगा, टी की वैल्यू आ गई पाई बाय ओमेगा, ये आंसर आ गया। ऑर्थोगोनल याद रखना जी, ऑर्थोगोनल जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाए? 0। जब दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए तो वो ऑर्थोगोनल होता है। बस यही करा है मैंने इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? आर गिवन है 4 साइन 2 पाई टी आई कैप प्लस 4 कॉस 2 पाई टी जे कैप। ठीक है, आर है क्या? पोजीशन वेक्टर है। ओके, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया। आई जेड यूनिट वेक्टर, छोड़ो 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 छोड़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल? रॉन्ग इक्वेशन 2015 में पूछी गई रॉन्ग इक्वेशन। चलिए जी रॉन्ग इक्वेशन बताते हैं। पहला कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 8। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 8,
चेक कर लेते हैं। पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं तब वेलोसिटी आती है, तो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं। 4 एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, ठीक है, और जो टी के साथ लिखा है वो आगे आ जाता है, ये मल्टीप्लाई में आ गया 2 पाई। 4 एज इट इज, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है साइन, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है साइन, माइनस साइन, तो माइनस ये आ गया साइन 2 पाई टी जे, और टी के साथ जो भी लिखा है वो आगे आ गया, तो मेरे पास बन गया 8 पाई कॉस 2 पाई टी आई माइनस 8 पाई साइन 2 पाई टी जे। ये अपने पास वेलोसिटी का वेक्टर आ गया, अपने को निकालना है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ओके, मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया मैग्नीट्यूड निकालते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 8 पाई का तो दोनों में स्क्वायर होगा, कॉमन ले लूं, 8 पाई का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और पाई का स्क्वायर, फिर अंदर बच गया कॉस स्क्वायर 2 पाई टी प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई टी। माइनस नहीं लेते भाई, मैग्नीट्यूड में यहां पे माइनस नहीं लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 8 स्क्वायर में से 8 बाहर आ गया, पाई स्क्वायर में से पाई बाहर आ गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है 1, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड आ रहा है 8 पाई। उसने मुझसे पूछा था कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो जब मेरा आंसर ही 8 पाई आ गया और यहां बोल रहा है मैग्नीट्यूड 8 होना चाहिए, तो यही रॉन्ग है क्योंकि मैग्नीट्यूड आ रहा है 8 पाई। याद रखना, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी बनता है और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन बनता है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, टी के साथ में जो भी एंगल में लिखा होता है वो आगे आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विथ वेलोसिटी 5। अच्छा, अर्थ से आपने एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया है 5 वेलोसिटी से, थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ। एक और प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम अनदर प्लैनेट विथ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। अब किसी और प्लैनेट से भी आपने लॉन्च किया है 3 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, एट द सेम एंगल, सेम एंगल पे लॉन्च किया है, ओके, follows a trajectory which is identical with the trajectory of projectile fired from earth। आपने एक तो अर्थ पे से लॉन्च किया है प्रोजेक्टाइल, ये लो, ये अपने अर्थ वाला प्रोजेक्टाइल है, और अर्थ वाला प्रोजेक्टाइल थीटा एंगल पे 5 मीटर पर सेकेंड से लॉन्च किया है। उसके बाद एक प्रोजेक्टाइल किसी अननोन प्लेनेट से आपने लॉन्च किया है 3 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन एंगल उसका भी सेम है, लेकिन पाथ दोनों का आइडेंटिकल बना है, सेम ट्रेजेक्ट्री बनी है, मतलब रेंज दोनों की सेम है, हाइट दोनों की सेम है, सेम पाथ है, आइडेंटिकल पाथ मतलब ट्रेजेक्ट्री सेम, रेंज और हाइट क्या है फिर इसका मतलब सेम। कह रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लैनेट पे बताओ, प्लैनेट पे कितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी प्लैनेट की, ये हमें बतानी है, और अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 लेने को बोल रहा है। कर देता हूं सॉल्व, हाइट सेम है, रेंज सेम है, कोई भी एक चीज सेम ले लो, हाइट अर्थ पे और प्लेनेट पे सेम है प्रोजेक्टाइल की, हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, अर्थ वाला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g प्लेनेट वाला, थीटा दोनों बार सेम है, कैंसिल कर दो इस पूरे को, 2 से 2 भी क्या कर दो कैंसिल। इसके बाद आप u की जगह जो प्लेस करेंगे, देखिए इसके बाद u की जगह अर्थ पे u की जगह 5 रख दो, 5 स्क्वायर, और g की जगह रख दो 9.8, प्लेनेट पे u की जगह क्या रख दो 3 स्क्वायर, और g प्लेनेट का क्या करना है निकालना है, तो यहां पे हमारे पास बन गया g प्लेनेट इस तरफ शिफ्ट कर दिया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9.8 आ गया, अपॉन में 5 स्क्वायर दैट मींस 25 आ गया। भैया 9.8 को थोड़ी देर साइड में रख दो, जबकि उसने बोला 9.8, कैलकुलेशन इजी करने के लिए कह रहा हूं, 9.8 की जगह 10 ले लो और नीचे ले लो 25, 5 से काट दिया मैंने, ये 9 दूनी 18 और 5 ये आ गया मेरे पास।
18 और 5 लगभग 3.6 बैठता है, तो हमारे पास 3.6 का सबसे नियर बाय आंसर 3.5 आ गया। थोड़ा स्मार्ट वर्क लेना कैलकुलेशन में, जैसे 9.8 उसने बोला है, मैंने फिर भी यहां पे 10 कर दिया। कैलकुलेशन करनी है इसलिए कह रहा हूं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसने चलना स्टार्ट किया है, उसके कोऑर्डिनेट 2,3 थे जब टाइम 0 था, फिर वो थोड़ी देर चलता रहा और उसके कोऑर्डिनेट बन गए 6,7 जब टाइम 2 सेकेंड हो गया, फिर वो चलता रहा, उसके कोऑर्डिनेट हो गए 13,14 जब टाइम 5 सेकेंड हो गया। आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछी है 0 से 5 तक। मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में एवरेज वेलोसिटी रिवाइज कराई थी। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया और कितना टाइम। भैया आप चले यहां से हो और गए यहां तक हो, बीच का कुछ भी हो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन की डायरेक्ट दूरी, डिस्प्लेसमेंट। तो ये 13,14 है, तो अगर मैं यहां से यहां तक गया हूं, एक बात सुनो, अगर आप 3 से 5 तक गए हो तो आप कितना चले हो? 2 ना। इसी तरीके से 2 से 13 तक चले हो तो आप कितना चले हो? 11 ना। आई इसलिए क्योंकि एक्स है। 3 से 14 तक गए हो तो कितना चले हो? 11 ना। 3 से 14 तक 11, तो 11J। ये मैंने इसकी पोजीशन निकाल ली, एक्स डायरेक्शन में 11, वाई डायरेक्शन में 11, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया 11I प्लस 11J। कितने टाइम में? 5। तो हमारे पास 11/5 कॉमन आ जाए तो अंदर बच जाएगा I प्लस J। दैट मीन्स आंसर कौन सा आ गया? डी ऑप्शन। बिल्कुल डी ऑप्शन आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओहो, 2013 में पूछा गया क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में रिवाइज कराया। उस चीज को याद रखना कि प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम रहती है और वर्टिकल में अगर यहां रफ्तार 5 है, वर्टिकल की बात कर रहा हूं, तो यहां रफ्तार होगी -5। सेम लेवल पर रफ्तार सेम होती है, लेकिन डायरेक्शन बदलने की वजह से प्लस की जगह माइनस आ जाता है। यहां पे अगर 2 है तो यहां पर भी 2 होगी, लेकिन डायरेक्शन बदलने की वजह से -2 होगी। तो चलिए, उसने कहा इनिशियल वेलोसिटी 2I प्लस 3J है, मतलब कि इस जगह वेलोसिटी ये है। जब वो फाइनली यहां पे आ गया तो वेलोसिटी कितनी होगी? इस जगह वेलोसिटी बतानी है। तो अभी मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम रहती है, यानी हॉरिजॉन्टल यहां पे भी कितनी रहेगी? 2I। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी रहती है? सेम रहती है, तो यहां पर भी कितनी रहेगी? 2I। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी आपके पास जब यहां पर 3J थी तो वापस आते समय तो वो नीचे होगा, नीचे, तो यहां पे हो जाएगी माइनस का 3J, 2I माइनस का 3J। तो 2I माइनस का 3J ऑप्शन कौन सा रह गया? ए ऑप्शन। भैया खुद भी करते रहो, कुछ हार्ड नहीं आता है, वैसे ही हुआ बनाए बैठे हो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। वेक्टर ए बी सी सच दैट ए डॉट बी 0 है और ए डॉट सी 0 है। थोड़ी देर पहले भी अभी बात बताई थी, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होने का मतलब वो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, ऑर्थोगोनल हैं। जी हां, दो वेक्टर। अरे भैया सुन ले यार, क्यों घबरा रहा है? मैं तो इतनी तेजी से लगातार पढ़ा रहा हूं जिससे कि टाइम बर्बाद ना हो, टाइम कम है और तुम इतनी जल्दी घबरा रहे हो। अगर हम तेजी से पढ़ते जाएंगे ना, टाइम बर्बाद नहीं होगा। बात करने वाला बैच नहीं है ये, साल भर वाला बैच नहीं है, बातें बना रहे हैं। और ये पीसीएमबी वो चैनल भी नहीं है, ठीक है? तो बातें बातों का ड्रामा नहीं है, सीधे चलते रहो। ए डॉट बी 0 है, ए डॉट बी 0 आने का मतलब ए और बी परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर। ए डॉट सी 0 है तो ए और सी, इसका मतलब परपेंडिकुलर है ये दोनों वेक्टर। अब आपसे कह रहा है ए के पैरेलल क्या होगा? याद करना, मैंने आपको सिखाया था लास्ट वीडियो में, दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए, क्रॉस प्रोडक्ट, तो जो वेक्टर आएगा वो इन दोनों वेक्टर के प्लेन का परपेंडिकुलर होगा। ए और बी दो वेक्टर है,
अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए ए और बी का, तो जो तीसरा वेक्टर आएगा वो इनके परपेंडिकुलर आएगा। ए और बी अगर दो वेक्टर्स हैं तो तीसरा वेक्टर इनके परपेंडिकुलर आएगा। इसके साथ भी परपेंडिकुलर होगा वो, और इसके साथ भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ए और बी का, अगर ए और बी दो वेक्टर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट करने पर जो आंसर आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो सीधी सी बात है, यहां पे बात चल रही है ए बी के भी परपेंडिकुलर है, ए सी के भी परपेंडिकुलर है। ध्यान दीजिएगा, ए बी के भी परपेंडिकुलर है, ए सी के भी परपेंडिकुलर है। तो जो बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा मैं, बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, वो बी और सी के परपेंडिकुलर आएगा। बी और सी का जब क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो वो बी और सी के परपेंडिकुलर आएगा। तो इसका मतलब ए बी के परपेंडिकुलर है। देखो एक मिनट, इधर देखो, सपोज करो बी इस तरफ है, सी इस तरफ है, ठीक है जी, बी इस तरफ है, सी इस तरफ है। ए वेक्टर जो है वो बी के भी परपेंडिकुलर है और ए वेक्टर सी के भी परपेंडिकुलर है। ए वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर सी के भी परपेंडिकुलर है। तो बी और सी का जब क्रॉस प्रोडक्ट किया जाएगा तो वो भी ऐसा आएगा कि वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा और सी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब जो बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद वेक्टर आएगा वो इस ए वेक्टर के कैसा रहेगा, पैरेलल, ए वेक्टर के पैरेलल। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, थोड़ा हाइपोथेटिकल समझने वाला ज्यादा था, इसलिए ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज और हाइट प्रोजेक्टाइल की इक्वल है। अच्छा, हाइट और रेंज इक्वल है, एआईपीएमटी 2012 पुराना क्वेश्चन हो गया। जाते द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल, थीटा पूछा है भैया। ट्रिक बताई थी आपको लास्ट क्लास में, ट्रिक बताई है, r इज इक्वल टू 4h कॉट थीटा, r इज इक्वल टू 4h कॉट थीटा। रेंज हाइट बराबर है तो 1/4 इज इक्वल टू कॉट थीटा, लेकिन ऑप्शन में 10 है। 10 का मतलब कॉट को अगर मैं नीचे ले जाऊं इधर और 4 को इधर, इसे इधर शिफ्ट कर दूं, 4 को इधर, तो 1/cot क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा आ गया 4, तो थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 4। थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 4। डायरेक्ट ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन खत्म हो गया ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, एक्सेलरेशन पार्टिकल का इतना है, 10 सेकेंड बाद पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। इक्वेशन लगा दो, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। u कितना है 2i प्लस 3j, a कितना है, a अपने पास है 0.3i प्लस 0.2j, उसके बाद टाइम कितना है 10 सेकेंड। ओके डन है। देन 2i प्लस 3j, और जब 10 की मल्टीप्लाई दोनों से होगी तो पॉइंट हट जाएंगे, तो क्या बच जाएगा 3i प्लस 2j। तो i वाला i से प्लस हो गया, 3 और 2 5i, j वाला j से प्लस हो गया 5j। ऑप्शन में i और j में नहीं है, मैग्नीट्यूड में है। तो मैग्नीट्यूड अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी सिखाया था, पिछले मतलब पिछले 1-2 क्वेश्चन पहले। तो अपने पास बन जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो अपने पास आंसर आ गया 5√2, यानी ये आंसर आ गया हमारे पास। तो आज के हमारे पास सारे क्वेश्चन 2024 से 2012 तक हमने नीट के पीवाईक्यूज कर लिए, मोशन इन प्लेन के भी क्वेश्चंस खत्म करे हैं। वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज कमेंट में अपना आंसर जरूर लिख दिया करो, अपना नाम लिख दिया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। केमिस्ट्री और बायो की भी सेम पैटर्न पे सीरीज चलती रह जा रही है। 50 डेज में पूरा का पूरा 11th और 12th का पोर्शन नीट रिलेटेड हम कवर कर रहे हैं। तो आप जल्दी से जल्दी करते जाएं, साथ साथ पढ़ाई करते जाएं और सिलेक्शन ले लें। तो अगर आपको ये सारी चीज समझ में आ रही है तो प्लीज करते रहिएगा। अपना बहुत ध्यान रखिए और तब तक पढ़ते रहिए। बाय देन।